हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो अभी के लेक्चर में हम करेंगे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ऑल्दो जिन्होंने शॉर्ट वीडियोस देखे हैं उनके लिए एक तरह से रिवीजन ही रहेगा, क्योंकि हमने शॉर्ट वीडियोस के अंदर सारे एक्ट्स को एक बार स्टडी कर लिया था। तो सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जब भी आप पढ़ोगे तो मेन जो एरिया बना दिया गया था वो बंगाल वाला बना दिया था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कर दिया गया। सर एलिजा एम्फे थे उनको फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा भी डिक्लेयर कर दिया गया था। और ऑफिसेज अभी भी थे, बॉम्बे वाले एरिया में भी मिलेगा आपको, मद्रास वाले एरिया में भी मिलेगा, पर मेन सेंटर किसको बना दिया, दैट वाज मेड एट बंगाल। और गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे पहले, अभी इस पोजीशन को चेंज कर दिया गया इनटू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले सिर्फ गवर्नर थे, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। 4 मेंबर्स अपॉइंट करेंगे गवर्नर जनरल की काउंसिल में, और 24 डायरेक्टर कहाँ भी बैठे होते थे, ब्रिटेन के अंदर। सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कर दिया गया कैलकाटा के अंडर। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल, अब पोजीशन चेंज हो चुकी है ना, गवर्नर से क्या बन चुका है, जी से बन चुका है, जी गवर्नर से बन चुके हैं गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग। तो दिस इज योर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके बाद इसी के रिफॉर्म लाने के लिए एक और एक्ट लाया गया जिसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। जो डिस्क्रिपेंसीज 1773 के अंदर रह गई थी उनको इम्प्रूव करने के लिए लाए गए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें 2 बोर्ड बना दिए गए थे। एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो फाइनेंसिस के ऊपर चेक रखता था, पैसों के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर। और एक बना दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के ऊपर चेक रखा करता था, पॉलिटिक्स के ऊपर चेक रखा करता था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर के ऊपर फोकस रखता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल, पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों के ऊपर चेक रखता था। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उनको उनके ऊपर डिबार कर दिया, उनको रोक दिया गया फ्रॉम लिविंग इंडिया विदाउट परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। सीनियर ऑफिशियल जो थे उनको मना कर दी गई कि आप एकदम से इंडिया को कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे बिना किसी परमिशन के। और सिविल लॉ जैसे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इमर्ज कर जाते हैं। अब चार्टर एक्ट 1793 के बाद 20 साल के बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आ जाता है, जहाँ पे ट्रेड मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको एबॉलिश कर दिया इंडिया के अंदर। सिर्फ 2 चीज़ें रख दी ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, एक चाय की खेती और दूसरा चाइना के साथ ट्रेड, बस ये 2 चीज़ें। बाकी मॉडर्न एजुकेशन को उसको प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया के अंदर 1 लाख रुपए पहली बार दिए गए, ठीक है। और जो चार्टर एक्ट है 1833, अब फिर से 20 साल के आगे चले गए, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे जो भी कमर्शियल पावर्स थी इंडिया के अंदर इनको रोक दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले मोनोपोली बच गई थी ना, 1813 के अंदर मोनोपोली बची थी सिर्फ 2 चीज़ों में, चाय के और ट्रेड विद चाइना। अब 1833 के अंदर वो भी सीज कर दी गई, पूरी तरह से रोक दी गई। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नर से गवर्नर जनरल बना रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। पर अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके हैं कौन, विलियम बेंटिक बन चुके हैं। कौन सी एक्ट के तहत बने हैं, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लॉ मेंबर जो थे उनको अपॉइंट कर लिया गया गवर्नर जनरल काउंसिल में। कौन थे, मैकॉले थे। मैकॉले कमेटी याद करो लास्ट लेक्चर, तो मैकॉले कमेटी बना दी गई। फर्स्ट टीबी मैकॉले को बना दिया गया गवर्नर जनरल काउंसिल के लॉ मेंबर। और इसके अलावा इंडियनाइजेशन करी जाने लगी पब्लिक सर्विसेज की। पहले सिविल सर्विसेज में 3 पिलर जब पढ़े थे तो वहाँ पे इंडियंस का भी कोई खास रोल नहीं था, ऑल्दो यूथ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करने लगे थे, पर मेन रोल तो ब्रिटिशर्स ही प्ले कर रहे हैं। अब क्या है, इंग्लैंड की तरफ पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा और इंडिया के अंदर सिविल सर्विसेज को, सर्वेंट्स को अपॉइंट किया जाएगा। जो गवर्नमेंट थी मद्रास की और बॉम्बे की, दे वर डिप्राइव ऑफ दियर लेजिस्लेटिव पावर। 1773 से पहले अगर देखोगे तो जितनी पावर बंगाल के पास थी उतनी ही बॉम्बे के पास थी, उतनी ही मद्रास के पास थी। पर जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आता है तो अब ये जो पावर्स थी बॉम्बे की और मद्रास की, ये किसके पास जा चुकी थी, सारी बंगाल के पास। अब 20 साल और आगे चलते हैं तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आ जाता है। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे गवर्नर जनरल की काउंसिल के, वो सेपरेट कर दिए गए। पहले सिर्फ लेजिस्लेटिव वर्ड यूज़ कर लिया जाता था, अब लॉ मेकर्स को एग्जीक्यूटर से सेपरेट कर दिया। एक बॉडी लॉ बनाएगी लेजिस्लेटिव, एक बॉडी उसको एग्जीक्यूट करेगी एग्जीक्यूटिव।
तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल हुआ करती थी, उनके जो फंक्शंस थे उसको सेपरेट कर दिया गया और ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया सिविल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट में। तो जो मैकॉले कमेटी थी इंडियन सिविल सर्विसेज पे, उसको अपॉइंट कर लिया इन 1854, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के नेक्स्ट ईयर। मैकॉले कमेटी इंडियन सिविल सर्विसेज पे अपॉइंट कर दी गई 1854 के अंदर। फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, जिसमें 4 इंडियंस थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोल दिया गया कि पावर दे दी गई कि आप नए प्रोविंसेस भी अनाउंस कर सकते हो। मान लो ये कोई प्रोविंस ए हुआ करता था तो इसमें 2 बनने हैं, ए और बी, तो ये पावर किसको दे दी गई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जो पॉलिटिक्स और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को चेक किया करते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन अगर 1858 के बाद देखोगे, अब थोड़ा सा टाइम बदल रहा है। 1857 का रिवोल्ट हम बहुत पहले पढ़ चुके थे, ताकि एक लाइन बन सके हमारे पास कि 1857 के बाद क्या होगा और 1857 से पहले क्या हो रहा है। 1857 से पहले ओवरऑल हम बात कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब 1857 के बाद का जब टाइमलाइन पढ़ेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बातें होंगी। ये अपने जो मेन ऑफिस है वो तो ब्रिटेन में होगा, पर अपने ऑफिशियों को कहाँ भेजने वाले हैं? इंडिया के अंदर, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भी चेक रखें क्या तहलका मचा रखा है कि इन्होंने इंडिया में जाके, तो वो चीज़ें आ गई। अब जो ब्रिटेन था फर्स्ट नेशन बन गया था ऐसा जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुका था, जिसके पास प्रॉपर इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी थी। तो अब बाकी के जो न्यू बॉर्न कंट्रीज़ बन रही थी, बहुत सारी कंट्रीज़ में रेनेसां आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, कहीं पे स्प्रिंग आ रहा है, कहीं पे रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, तो सारी कंट्रीज़ इमर्ज कर रही है ना, तो कंपटीशन इमर्ज करने वाला था। तो ब्रिटेन पहली कंट्री ऐसा बन चुका था जिनके पास क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी थी, और कंपटीशन भी साथ के साथ इमर्ज कर रहा है। वहाँ कुछ कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन होने वाला है, क्रांति आने वाली है, तो दे आर बिकमिंग अ प्रॉपर नेशन, जो कंपटीशन देंगे किसको? ब्रिटेन को। अब कॉन्सिक्वेंटली अगर देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे मॉडर्न डेवलपमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या क्या? जैसे रेलवे लाइंस को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, ट्रेड को और ज़्यादा फ्लरिश करवाया, और ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ शिपिंग के ऊपर बहुत फोकस किया, बैंकिंग के ऊपर आ गई, ये कोल माइनिंग जो है उसके ऊपर फोकस किया, जूट मिल्स बनाई गई, शिपिंग, टेलीग्राफ लाइन, टी प्लांटेशन। पर ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स ने ये इंडिया के लिए सोचा, नेवर। इनको ये रिसोर्सेज और ज़्यादा लेके जाने थे अभी ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन में तो कुछ खास रिसोर्सेज इनके पास थे नहीं, टेम्परेट रीजन्स हैं, तो इनको ये रिसोर्सेज और ज़्यादा लेके जाने थे अभी ब्रिटेन में, क्योंकि इनको पता था कि आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे कंपटीशन इमर्ज करने वाले हैं। तो उनको अगर compete करना है तो दे शुड हैव प्लेंटी अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। अगर अच्छे रिसोर्सेज प्रेजेंट होंगे तभी तो फाइट कर पाएंगे, अदरवाइज कैसे करेंगे? तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस तो किया। इंडिया को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ, पर ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है? वो ब्रिटेन को हुआ है। ठीक है, दो ऑन अ स्मॉलर स्केल, बट स्टिल दे वर फोकसिंग ऑन ऑल दीज सेक्टर्स। और इनका मेन एम क्या था? कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में हमें डोमिनेट करना है। आगे ना वही बात, अपने वाली बात, ईगो वाली बात, या फिर बोल लो अपने फ़ायदे वाली बात, प्रॉफिट वाली बात। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो प्रोविंसेस थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। 3 मेन प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, एक बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। 1773 में बंगाल आ गई, गवर्नर की पोजीशन गवर्नर जनरल बन गई, और वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और फिर क्या हुआ था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन से एक्ट के तहत हुआ था? तो इट वाज अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंसीज थी, यहाँ पे जो गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते थे 1773 से अगर पहले की बात करें, तो यहाँ पे कौन इनको अपॉइंट कर रहा है? तो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन इनको अपॉइंट कर रही है। और क्या क्या प्रोविंसेस हुआ करते थे? तो इंडिया के जो सेंटर वाला था, ये वाला पार्ट, इसको सेंट्रल प्रोविंस बोल दिया, और इस वाले पार्ट को नेफा वगैरह बोल दिया, यहाँ लिखा नहीं है, नेफा था ये। और यहाँ वाला बोल दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और यूनाइटेड प्रोविंस, ये यूपी उत्तराखंड वाला जो रीजन हुआ करता था, इनको यूनाइटेड प्रोविंस बोल दिया। ये एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है यहाँ पे? तो चीफ कमिश्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहे हैं। और अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अगर आफ्टर 1857 देखोगे तो क्या क्या हुआ? 1857 के बाद की बात कर रहा है, तो ड्यूअल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। एनाटमी जो थी स्टेट को वो दे दी गई, वहाँ के जो राजा रजवाड़े थे वही अब रूल करेंगे। वीटो पावर दे दी गई वाइसरॉय को। अब देखो, ऑटोनमी तो दे दी स्टेट्स को, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम जो ब्रिटिशर्स का था वो अबॉलिश भी कर दिया, वो डायरेक्टर वाला और कंट्रोलर्स वाला उस सिस्टम ख़त्म कर दिया। साथ में दे दी वाइसरॉय को वीटो पावर। वाइसरॉय कौन है? अभी भी ब्रिटिशर ही है, तो चलेगी तो इनकी ही ओवरऑल, क्या फ़र्क पड़ता है अगर स्टेट को ऑटोनमी भी दे दी हुई है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं इस टाइम पे।
और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, जिसके तहत कंपनी की मोनोपोली इंडिया के ऊपर से ख़त्म कर दी गई। क्वीन विक्टोरिया ने खुद डिक्लेयर कर दिया कि सॉवरेन पावर इन इंडिया, सॉवरेन का मतलब है कि कोई भी फॉरेन कंट्री की, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो किसी अपनी कंट्री, नेटिव कंट्री के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो जैसे हम इंडिया है, इंडिया को क्या बोलते हैं, सॉवरेन नेशन है, हमारे मैटर्स में कोई भी फॉरेन पावर्स इंटरफेयर नहीं कर सकती। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉवरेन। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिप्लेस कर दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रिप्लेस कर दिया वाइसरॉय। सुन रहे हो, अब देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एबॉलिश हो गया था ना, पर इसको अब रिप्लेस कर दिया जस्ट एक नए वर्ड के साथ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ। और जो कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ कंट्रोलर था या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, उसको रिप्लेस कर दिया वाइसरॉय के साथ। इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1861 का। इसमें क्या किया गया, जो वाइसरॉय की काउंसिल थी, मतलब जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो लॉ मेकर थे, उसको भी सेपरेट कर दिया, इनके काम सेपरेट कर दिए। पहले क्या बोला, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बना दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो कंट्रोलर थे उनको बना दिया वाइसरॉय। अब कंट्रोल के अंडर रेवेन्यू था, याद है ना, वो सारा रेवेन्यू था, सिविल रिलेटेड प्रॉब्लम, वो सब आ जाती थी इसके अंदर। तो अब यहाँ पे जो लॉ मेकिंग पावर थी, उसके लिए एक अलग से काउंसिल बना दी गई, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। फर्स्ट स्टेप क्या किया इन्होंने कि इस काउंसिल के अंदर जो इंक्लूड करा जाएगा वो इंडियंस को भी करा जाएगा, ठीक है, पर एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। मीटिंग्स में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर उनका वोटिंग राइट नहीं था, ठीक है। यहाँ पे पहला स्टेप क्या लिया, पहला स्टेप ये लिया कि इंडियंस को अलाउड तो कर दिया काउंसिल के अंदर, पर वोटिंग नहीं अलाउ कर दी। बस मीटिंग्स देख सकते हैं, देख के क्या होगा, रिफॉर्म्स तो आएंगे नहीं। वोटिंग ही नहीं जब अलाउड, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। और पोर्टफोलियो सिस्टम या फिर डिपार्टमेंट सिस्टम भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे आज के टाइम पे मिनिस्ट्रीज़ पढ़ते हैं, मिनिस्ट्री के अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो ये डिपार्टमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के अंडर। अब देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चली अंडर द ब्रिटिश राज आफ्टर 1858, पर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग।